हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट चैप्टर में हमने इंडियन इकोनॉमी 1951 टू 1991 के बारे में पढ़ा था, जिसमें ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, 5 ईयर प्लान्स और इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर हमने पढ़ा था। अब 1990 के बाद क्या हुआ, कौन कौन से रिफॉर्म हुए जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी और स्ट्रांग हुई, उसके बारे में अब ये चैप्टर है। इस वीडियो लेक्चर में हम मेन रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, गेट सेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। पहले तो ये समझ लें, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स रिफॉर्मेशन। जो पुराना था उसको हम फिर से रिफॉर्म करेंगे, फिर से उसे इम्प्रूव करेंगे उसमें, ताकि ग्रोथ हो सके। द मेन रीजन्स फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर, फर्स्ट पॉइंट दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट की थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी था और गवर्नमेंट सेक्टर भी था, दोनों मिलकर वर्क कर रहे थे। और प्राइवेट सेक्टर में मेजॉरिटी जितनी थी इंडियन इकोनॉमी में, जितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और फॉरेन ट्रेड में पब्लिक सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा थी। 1951 से लेकर 90 तक की हमने परफॉर्मेंस लास्ट चैप्टर में देखी। अब 1991 में जैसे ही हम आए, तब हमने देखा, टोटल हमने कैलकुलेट किया कि हमारी कितनी परफॉर्मेंस आई। तो हमने देखा ओवरऑल परफॉर्मेंस, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के ओवरऑल अगर हम देखें तो द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज नॉट सो गुड, नॉट सो सिग्निफिकेंट। पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थे, गवर्नमेंट के जो यूनिट्स थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, इससे ह्यूज लॉस भी हो रहा था। सेकेंड पॉइंट इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दैट इज शॉर्टेज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट रिसीव होती है, पेमेंट रिसीव होती है। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जब हमें पेमेंट करनी पड़ती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स माइनस अमाउंट मेड फॉर या पेमेंट मेड फॉर इम्पोर्ट्स। जो बैलेंस निकल के आता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हमें इनकमिंग ज़्यादा होगी और आउटगोइंग कम होगी, तब हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, हमें प्रॉफिट होगा। पर उस टाइम चूंकि हमने खूब कोटाज लगा दिए, खूब टैरिफ्स लगा दिए, खूब रेस्ट्रिक्शंस लगा दी इम्पोर्ट्स पे, फिर भी एक ह्यूज अमाउंट इम्पोर्ट्स होता रहा। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, अगर रेवेन्यू जनरेट होता, अब आप ये पूछेंगे रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हो रहा है या हमें जनरेट हो रहा है। पर कैपिटा इनकम जब हमारा इंपोर्ट करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा, तो गवर्नमेंट पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और इससे नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो उस समय देयर वाज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स एट दैट टाइम। थर्ड पॉइंट इज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हम हर बैंक के पास हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रचुर मात्रा में होता है, सफिशिएंट अमाउंट में होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, मेन चीज़ आप ये समझिए। हर आरबीआई के पास सफिशिएंट अमाउंट में बाहर के देशों की करेंसी हमारे पास हमेशा होल्ड में बनी रहती है, हमेशा हमारे पास होती है, ताकि जब हम इंपोर्ट करते हैं और हमें पेमेंट करनी होती है तो हम आरबीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसके पास पड़ा होता है उसमें कन्वर्ट करके पेमेंट दूसरी कंट्री को कर देती है। उसी तरीके से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर का पैसा आता है, बैंक में जाके जमा होता है और बैंक उस करेंसी को कन्वर्ट करके इंडियन रूपी में हमें दे देती है। तो एट दैट टाइम जब चूँकि इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट्स बहुत कम था, तो हमारा पैसा बाहर जा रहा था। बार बार जब पैसा बाहर जाएगा, वो कन्वर्ट करके जो रिजर्व बैंक के पास सरप्लस पड़ा हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए थे, वो कन्वर्ट होके उन्हें बाहर पेमेंट करनी पड़ी थी। इससे देयर वाज ह्यूज फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और ये भी एक टेंशन का मामला था। सेकेंड चीज़ में हमारे पास
सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते तक की पेमेंट हम कर सकते थे इंपोर्ट की एट दैट टाइम। और इंटरनेशनल मार्केट से अगर किसी फर्म ने इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर पैसा उठाया हुआ था तो उसे इंटरेस्ट पे करना है हमें। जब हमें इंटरेस्ट उसे पे करना है तो आप ये बात समझिए, तो वो पेमेंट रुपीज़ में तो लेगा नहीं, वो अपने डॉलर्स में लेगा या जो वहाँ की करेंसी है उसमें लेगा। तो गवर्नमेंट के पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पास उतनी अमाउंट ही नहीं होल्ड कर पा रहे थे वो। फिर उसके बाद है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। प्राइवेट सेक्टर का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा अनड्यू एक्सपेंसेस हो रहे थे, जो होने ही नहीं चाहिए वो भी एक्सपेंसेस हो रहे थे। इसके लिए शॉर्टेज ऑफ फंड्स पब्लिक गवर्नमेंट के पास उस टाइम बहुत हो गई थी। गवर्नमेंट की मेन कमाई कहाँ से होती है? टैक्सेस से। जब गवर्नमेंट के पास ह्यूज अमाउंट टैक्स के रूप में कलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था तो वो फिर आगे कैसे लगाती? बेसिक कंजम्पशन नीड्स को क्या लोगों की कैसे पूरी कर पाती? पब्लिक सेक्टर को कैसे ग्रो करता? तो इस चीज़ के लिए सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ा, पब्लिक से पैसा उठाना पड़ा, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक से पैसा उठाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इज इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। एट दैट टाइम 1991 के टाइम पे मैनेजमेंट बहुत पुअर था। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत पुअर था। उनका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि वो अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए भी उन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना पड़ रहा था, बैंक से पैसा बोरो करना पड़ रहा था। अब इसके लिए वो क्या करें? इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए वो क्या करें? गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो करना था, पर गवर्नमेंट ने फिर सोचा कि हम पैसा इंटरनेशनल मार्केट से बल्क में उठा लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया। अब $7 बिलियन जब वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचे तो उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने अपनी कंडीशन सामने रख दी। उन्होंने कहा हम ऐसी अपनी शर्तें सामने रख दी, अगर आप हमारा ऐसा काम करेंगे तो हम आपको लोन देंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम नहीं लोन देंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जो आप हमें लोन दे देंगे, हमें लोन की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने 3 कंडीशन सामने रखी। एक कंडीशन रखी, रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, मैंने आपको समझाया था ना कि कोई भी उन्होंने फर्म नई इंडस्ट्री खोलनी है तो उन्हें लाइसेंस लेना है, कोई एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए भी उन्होंने लाइसेंस लेना है। कागजी कार्रवाई उन्होंने बहुत कर दी थी। तो इस सब रेस्ट्रिक्शन को उन्होंने रेक्टिफाई किया। कब किया? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। हर तरफ टोटल इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की मेन होल्डिंग थी, प्राइवेट सेक्टर का कम था। तो उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाइए, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा करिए, ताकि लोग आगे बढ़ के आएँ और काम करें, उन्हें बेनिफिट होगा तो वो अर्न करेंगे। फिर रिमूविंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इम्पोर्ट्स को घटाने के लिए कोटास और टैरिफ्स लगा दिए थे। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने ये कंडीशन भी रखी कि जो टैरिफ्स और कोटास रखा था उसको भी आप रिवाइज करिए, उसको भी बिल्कुल कम करिए। रिमूविंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जो ये मेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कोटास की और टैरिफ्स की है, इसे भी हटाइए या कम करिए या बिल्कुल हटा दीजिए। अब सरकार मरता क्या ना करता, सरकार ने क्या किया? सरकार को वो टैरिफ्स हटाने ही पड़े, फिर से मैं रिवाइज करता हूं। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं द रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पुअर परफॉर्मेंस, फर्स्ट पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। 1951 से लेकर 1990 तक 40 ईयर्स में ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर ने काम नहीं किया, काम किया, पर कुछ एरियाज में ही काम कर पाए। मेजॉरिटी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने ह्यूज लॉस इनकर्ड किया। सेकेंड इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा इम्पोर्ट्स ज़्यादा था, हमें जो पैसा एक्सपोर्ट से मिलना चाहिए था वो कम था, और जो हम पेमेंट बाहर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया, डिस्टर्ब हो गया। थर्ड वन इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, एक अनार 100 बीमार। एसेंशियल गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी पर वो बहुत कम थे,
सेकेंड, पर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, लेने वाले बहुत और चीज़ें बहुत कम उपलब्ध थी। उसके बाद है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो कोटा था, जो हमारे पास पड़ा रिजर्व बैंक्स में था, रिजर्व में पड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे शॉर्टफॉल होने लगा। अब सरकार के पास सिर्फ 2 हफ्तों तक का ही सिर्फ पैसा रह गया था कि वो इम्पोर्ट वालों को मनी कन्वर्ट करके दे सके ताकि वो पेमेंट बाहर करें। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, ह्यूज बर्डन। सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स उस पीरियड में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही थी। उनका खर्चा इतना ज़्यादा हो गया था कि उन्हें बैंक से, पब्लिक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ा, बोरो करना पड़ा। फिर उसके बाद है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। एट दैट टाइम पब्लिक सेक्टर का जो मैनेजमेंट था वो बहुत पुअर था, बहुत लो स्टेज पे था। उसका भी रीज़न था, गवर्नमेंट की मेन कमाई होती है टैक्सेस के द्वारा। जब टैक्स ही ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट नहीं हो रही तो सरकार क्या कर पाती? सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, सरकार का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा था। इसके लिए उन्हें पब्लिक से, बैंक से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ रहा था। अब इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो वो रिजर्व इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास गए कि हमें लोन चाहिए। तो उन्होंने पूछा कितने अमाउंट का लोन चाहिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने उन्हें $7 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया। पर उन्होंने कहा हम लोन तब प्रोवाइड कराएंगे जब हमारी 3 कंडीशंस मानी जाएंगी। अब सरकार के पास मरता क्या ना करता, सरकार के पास क्या था? उन्होंने पूछा कौन कौन सी कंडीशन है। उन्होंने कहा रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर को हमने बांध के रखा हुआ है कि हर चीज़ में लाइसेंस उन्हें लेना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ की उन पर रेस्ट्रिक्शंस डाली हुई है, वो सब हटानी पड़ेगी। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो मेजॉरिटी इंडियन इकोनॉमी में जो मेनली रोल था वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का था, पब्लिक सेक्टर का था। उस चीज़ को गवर्नमेंट का जो मेन बीच में रोल था उसको डाउन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज रिमूविंग द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। हमने बाहर इंपोर्ट्स को रोकने के लिए टैरिफ्स और कोटाज लगाए थे। तो इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि आपको कोटाज और टैरिफ्स बिल्कुल रिमूव करने पड़ेंगे ताकि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट की रेस्ट्रिक्शन सारी हटानी पड़ेंगी आपको। तब जाके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने उन्हें $7 बिलियन का लोन दिया। अब जब लोन मिला तो उन्होंने नई तरीके से नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी थी। तब उन्होंने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 बनाई जो आज तक चल रही है। अब इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।